अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का नाम है लीजेस। लीजेस के अंदर हमारे पास जो ये स्टैंडर्ड है वो क्या क्या डील करता है बातों को। एक तो बात डील करता है ये मीनिंग, कि लीजेस का मीनिंग क्या होता है। तो लीजेस का क्या मीनिंग है? लीजेस का मतलब है वेयर वन पार्टी conveys right to use assets to another party against consideration or series of consideration। तो अगर लीज की डेफिनेशन मांग ली जाए हाँ वरदा, लीज की डेफिनेशन मांग ली जाए तो बताओ, जहां एक पार्टी कन्वे को क्या बोलते हैं? कन्वे को क्या बोलते हैं? प्रदान, देना। ओके, जहां एक पार्टी क्या करती है? प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? राइट टू यूज, यूज करने का अधिकार। किसे यूज करना है हमने? एसेट को यूज करना है। किसको देती है? किसी और पार्टी को। बदले में क्या लेती है? कंसिडरेशन। या क्या लेती है? सीरीज ऑफ कंसिडरेशन। तो डेफिनेशन कुछ मुश्किल है क्या? बिल्कुल सिंपल है। 2 बार पढ़ोगे, मैंने टुकड़ों में बांट दिया है, याद हो जाएगी। वन पार्टी कन्वेज राइट टू यूज एसेट टू अनदर पार्टी अगेंस्ट कंसिडरेशन और सीरीज ऑफ कंसिडरेशन। जो ये पार्टी है जो कन्वे करती है, इस पार्टी को क्या बोलते हैं? जो देती है दूसरे को एसेट का राइट, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लेजर। और जिस पार्टी को ये राइट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? लेजी। उसे क्या बोलते हैं? लेजी। हमारे पास लीजेस कितने टाइप की हो सकती हैं? ये हो सकती हैं 2 तरह की। एक का नाम है फाइनेंशियल लीज और दूसरे का नाम है ऑपरेटिंग लीज। अब मुझे फटाफट से बताओ, फाइनेंशियल लीज का क्या मतलब है? वेयर क्या साथ में दिया जाता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू, भूल गया मैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू। सब नालायक हैं। ओनरशिप आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड। अच्छा, जहां हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड जो कि ओनर के होते हैं वो भी ट्रांसफर कर दिए हैं। दिल के झटके साथ में है दे दिए हमने झटके। हमने दूसरी पार्टी को कहा इस एसेट से जो भी तुम्हें फायदा नुकसान होगा, दिल के झटके ओनरशिप के। ओनरशिप के जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो तुम्हारे को फायदा होगा, नहीं बढ़ेगी तो तुम्हारा नुकसान होगा। यानी ओनर के सारे तुमको राइट्स दे दिए हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है? लीज विच इज अदर देन। इसकी डेफिनेशन तो बड़ी आसान है। ऑपरेटिंग लीज क्या है? लीज अदर देन। अरे बोलो ना, लीज अदर देन। हिमांशु कह रहा है अदर देन ऑपरेटिंग लीज। नालायक। फिर कहते हैं सुबह सुबह ना डांटा मत करो। कह रहे हैं ऑपरेटिंग लीज मींस लीज अदर देन ऑपरेटिंग लीज। नालायक, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम सुबह सुबह डांट खा रहे हो। अब ये बताओ, हमें अपने पास इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज। हम लीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इस पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ने 5 सिचुएशंस दे रखी हैं। ये 5 सिचुएशंस क्या हैं? फाइनेंशियल लीज। क्या मैं ये कह सकता हूं ये ऑलमोस्ट एग्जॉस्टिव है? इंटरमीडिएट के लिए तो एग्जॉस्टिव ही है। ठीक है, यही 5 केस हैं जो फाइनेंशियल लीज के हैं, वरना फाइनेंशियल लीज का कोई लेना देना नहीं है।
मैंने कहा इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, जहां पर एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज टर्म का क्या मतलब होता है? जितने पीरियड का हमने राइट दिया है दूसरी पार्टी को, ठीक है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। हां जी, फटाफट से बताओ, रेड पेन। ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी हम अपने आप उसके एट द एंड क्या बन जाएंगे? मालिक बन जाएंगे। दूसरा भूल गया, एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेजी विल हैव टू पे स्मॉल अमाउंट देन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के मुकाबले में स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ेगा, विच लेजी इज एक्सपेक्टेड टू पे, और लेजी उसको पे करने के मन में बनाए बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ, क्या यह भी फाइनेंशियल लीज होती है? द आंसर इज यस। फिर मुझे बताओ और क्या देखते थे? वेयर लीज टर्म majorly covers economic life of assets। तो भाई जहां पर लीज टर्म हमारे इकोनॉमिक लाइफ को कवर कर देता है, इस पर कोई प्रतिशत नहीं है, हम वो प्रतिशत 90% बोल देते हैं जो डिफरेंट ऑथर है, पर हमारा इंस्टीट्यूट आमतौर पे 90 से लोअर भी ले लेता है। आपको याद है कलम ने आपको एक केस दिखाया था 85% पर भी वो उसको क्या मान के बैठा हुआ था कि ये फाइनेंशियल लीज है। तो यानी आप इसके अंदर अपने पास लिमिट को रिजिड ना रखें, बट एनीवे फिर भी अपने पास इसको ध्यान रखें। फिर मुझे बताइए इसके बाद, जहां पर वेयर एसेट्स इज ऑफ, एसेट क्या है? स्पेशलाइज्ड नेचर। वो यूनिक एसेट है, स्पेशलाइज्ड नेचर है, यानी उसके अंदर मेजर चेंजेस करने पड़ जाएंगे किसी और को देने के लिए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये भी हमारी फाइनेंशियल लीज है। और एक आखिरी और था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। is approximately equal to fair value of assets। जहां पर ये इसकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर है। क्या आपको जब ये पॉइंट आया था तो मैंने कहा था इस पर चर्चा होगी? क्योंकि मैंने आपको उस समय एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने कहा इस पर अभी और भी चर्चा होगी। मैंने इसे नीले पेन से रखा है। नीले पेन का क्या मतलब है? अभी इस पर और बातें आ रही हैं। ओके, तो मैंने फिर भी बाकी जो कवर कर रखा था, रेड मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, नीला मतलब अभी चर्चा इस पर और भी होगी। तो हमने कहा ये 5 सिचुएशन कौन से हैं? फाइनेंशियल लीज है। तो हमें अपने पास ये कभी भी चेक करने के लिए आ सकता है, ये सारे पॉइंट्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या ये थ्योरी के लिए और थ्योरी के लिए? इसको थोड़ा सा तुम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो कि ये भी चीजें आ सकती हैं। फिर हमने कहा कि हमको अकाउंटिंग सीखनी है। किसकी अकाउंटिंग सीखनी है? अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल लीज। किसकी अकाउंटिंग सीखनी है? फाइनेंशियल लीज। कितनी पार्टियां होती हैं? 2 पार्टियां होती हैं, लेजी और दूसरी पार्टी कौन सी होती है? लेजर। कितनी पार्टियां हैं? एक लेजी और एक लेजर। तो मैंने आपसे कहा कि देखो लेजी जो है वो किस चीज को देखता है, इसके लिए रेलेवेंट क्या है? मुझे फटाफट से बताओ। इसके लिए रेलेवेंट है हमारे पास जो हमारे प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ लीज रेंटल्स प्लस GRV
इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, फटाफट से बताओ। इन दोनों को हम बोल देते हैं मिनिमम लीज पेमेंट्स फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेजी। फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेजी। क्या ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी? जिसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे? यूज इंप्लिसिट रेट, यूज इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेजर। क्या ये रेट जो लेंगे ये लेजर का लेंगे? लेजी के यहां पर भी रेट जो आएगा लेजर का आएगा। द आंसर इज यस। ब्रैकेट में इफ मिसिंग यूज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अगर मिसिंग है तो आप अपने पास इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज करेंगे। मैंने आपसे कहा कि लेजी में ये आपके लिए सबसे क्रिटिकल पार्ट था। फिर मैंने आपको एक और बात बताई। मैंने कहा हम अपने पास जब रिकॉर्ड करेंगे तो वैल्यू ऑफ एसेट और वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, विच विल बी लोअर ऑफ। मुझे बताओ ये लोअर ऑफ किसका होगा? फटाफट से बताओ। लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड दूसरा क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ लेजी। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP स्टैंड पॉइंट ऑफ लेजी, तो समझ में आ गई ना मैं इन दो की बात कर रहा हूं। ओके, तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? हम इन दोनों का लोअर ले लेंगे। यही हमारे पास क्या होगा? एसेट की वैल्यू और लायबिलिटी। हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। मुझे फटाफट से बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट्स और क्रेडिट क्या कर देंगे? लीज लायबिलिटी। हम अपने पास ये जो वैल्यू आई थी हम इसी वैल्यू से अपने पास इसको रिकॉर्ड करेंगे। मुझे ये बताओ एसेट ऑन लीज बाद में कहां जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में। मुझे बताओ बैलेंस शीट में कहां जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। किस नाम से? एसेट ऑन लीज के नाम से। अच्छा, जो लीज लायबिलिटी है ये भी कहां चली जाएगी? ये भी चली जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट में कहां चली जाती है? नॉन करंट लायबिलिटी में चली जाती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अगर 12 महीने में पे करना हो तो क्या बन जाती है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चली जाती है। मैंने आपसे यह भी कहा कि आप अपने एसेट अकाउंट को, नॉर्मल एसेट अकाउंट को डेप्रीशिएट करो जैसे करते थे। नॉर्मल डेप्रीसिएशन कितने पीरियड में? फटाफट से बताओ, यह डेप्रीसिएशन कितने पीरियड में होगी? हम एसेट को कितने पीरियड में डेप्रीशिएट करेंगे? सब नालायक है। आप आंसर नहीं देंगे फिर गालियां खाना शुरू कर देंगे और आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक बच्चे को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। डेप्रीसिएशन का पीरियड कितना होगा? यह होगा लीज टर्म। कितनी बार यह वर्ड पहले भी बोला है, लीज टर्म। ठीक है कि लीज टर्म देखना है आपने, लीज टर्म देखना है तो यह भी लीज टर्म है। और भाई एक ही जगह लिखा है मैंने लीज टर्म, यह भी लिखा है लीज टर्म, यह भी लिखा है लीज टर्म। ठीक है, नॉर्मल डेप्रीसिएशन लगानी है उसको लीज पीरियड में। मुझे बताओ लीज लायबिलिटी को किस तरह से ट्रीट करना है? नॉर्मल लोन अकाउंट की तरह ट्रीट करना है। क्या मुझे इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस लगाने पड़ेंगे? हां। किस रेट से फाइनेंस चार्ज लगेंगे? किस रेट से फाइनेंस चार्ज लगेंगे? जो आपने इंप्लिसिट रेट लिया था हम इंप्लिसिट रेट से इसको लिखेंगे। अच्छा, अगर इंप्लिसिट रेट ना हो तो हम कौन सा रेट यूज करते हैं? बोरिंग रेट। हम बोरिंग रेट से भी इसको लिख सकते हैं अगर मान लो इंप्लिसिट रेट ना हो। तो मुझे यह बताओ, अगर क्वेश्चन आपसे मांग लेता है, वो कहता है जी फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करके दिखाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट है ना, क्या इंस्टीट्यूट इसमें से कोई चीज मांगेगा आपसे?
या तो कह देगा एसेट की वैल्यू बताओ, या मांग लेगा जर्नल बताओ, या मांग लेगा लेजर बना के दिखाओ लोन अकाउंट, या मांग लेगा एसेट अकाउंट बना के दिखाओ, या बोल देगा फाइनेंस चार्ज निकाल कर दिखाओ। यही, इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है। यही तो पूछ सकता है आपसे। फाइनेंस चार्ज के लिए आप क्या बनाएंगे, एक शीट बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने पास 1 2 3 4 ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फाइनेंस चार्ज लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। जो लास्ट वाला होता है फाइनेंस चार्ज, उसे हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, राउंडिंग ऑफ की छोटी मोटी एरर आ जाती है। ये सारी की सारी बातें हमने आपके साथ किसके लिए करी थी, फटाफट से बताओ किसके लिए करी थी ये सारी बातें? ये सारी बातें हमने लेजी के लिए की थी। ये सारी बातें हमने लेजी के लिए की थी। फिर हमने बात करनी शुरू करी थी आपके साथ कौन सी वाली, लेजर की। हमने कहा भाई लेजर के लिए क्या होता है, तो मैंने लेजर के लिए भी आपको बताना शुरू किया। तो मैंने कहा देखो भाई, इनके अंदर जैसे वहां पर भी एक रेलेवेंट चीज है, तो यहां पर भी एक रेलेवेंट चीज है। वो रेलेवेंट चीज क्या है, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट प्लस जीआरवी। जीआरवी मतलब गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। आगे भूल गया मैं, ब्रैकेट बंद कर दूं कि नहीं बंद करूं? प्रेजेंट वैल्यू प्लस लीज रेंटल प्लस जीआरवी प्लस कुछ और भी लिखना है, प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। देखो बेटा, ये रिवीजन वीडियो है तो यहां पर यूजीआरवी लिखा है, अब फुल फॉर्म आपने ऑलरेडी क्लास के नोट्स में लिखी हुई है। तो मैंने कहा ये हमारे लिए एक रेलेवेंट आइटम है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसके बारे में अभी और चर्चा करूंगा। मैं अभी इसके ऊपर और डिस्कशन करूंगा। मैंने आपको यह बताया कि भाई देखो, हमें अपने पास एक एंट्री डालनी पड़ती है। वो जर्नल एंट्री क्या होती है, तो मैंने आपके साथ कल यहां बात करी कि इसकी एक जर्नल एंट्री होती है। फटाफट से बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी, लीज रिसीवेबल अकाउंट। तो मुझे यह बताओ लीज रिसीवेबल अकाउंट कितने रुपए से आएगा, विद नेट इन्वेस्टमेंट। मजे की बात तो यह है, क्या ये जो प्रेजेंट वैल्यू आपने लिखी है, क्या इस प्रेजेंट वैल्यू को हम नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं? क्या इस प्रेजेंट वैल्यू को हम नेट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं? द आंसर इज यस। मुझे बताइए क्रेडिट क्या कर देंगे, एसेट अकाउंट। एसेट जो क्रेडिट करेंगे किस पर क्रेडिट करेंगे, ये तो बुक वैल्यू पर क्रेडिट करेंगे। इस एंट्री में अगर डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस कहां जाएगा, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। डिफरेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। यदि आप इसको डिस्काउंट ना करो, इफ नॉट डिस्काउंटेड, अगर हम इसे डिस्काउंट ना करें तो इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड। अगर मैं इसे डिस्काउंट ना करूं तो इसे क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। अगर मैं इसको डिस्काउंट ना करूं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ये बताओ, ये जो ग्रॉस वर्ड इन्वेस्टमेंट का लिखा है, ये इन्वेस्टमेंट AS 13 वाली है क्या? नहीं नहीं, कोई AS से इसका लेना देना 13 से नहीं है। अच्छा, मैं आपके साथ अभी क्या और बातें करना चाहता हूं। जैसे आपने नोटिस किया, मैंने ये वाली इक्वेशन को रेड पेन से लिखा। क्या हमारा पूरा का पूरी अकाउंटिंग इस रेड पेन के हिसाब से चल रही है? फटाफट से बताओ, क्या लेजी में ये वाली चीज रेलेवेंट है और इसके हिसाब से सवाल चल रहा है? हां। तो लेजर में आपने नोटिस किया, लेजर में क्या चीज का फर्क है? फटाफट से बताओ, लेजर में क्या चीज का फर्क है? लेजर में यूजीआरवी भी साथ में आ रहा है, क्योंकि ये अपने नजरिए से चलता है। ये कहता है मेरा एसेट लौट के आएगा, तो मेरे लिए रेलेवेंट क्या होगा, गारंटीड या अनगारंटीड? वो कहता है ये दोनों नहीं, इन दोनों की जगह हम क्या बोलेंगे, फटाफट से इसको बोल देते हैं रेजिडुअल वैल्यू। क्या गारंटीड प्लस अनगारंटीड को हम बोल सकते हैं कि ये रेजिडुअल वैल्यू है? द आंसर इज यस। मैं अभी इसके अंदर आपके साथ कुछ बातें और करूंगा। मैं आपसे कुछ बातें ये करूंगा कि अगर आपको इंप्लिसिट रेट ना पता हो तो क्या करें। मैं आपके साथ बात करूंगा, अगर लीज रेंटल का अमाउंट मिसिंग है
अगर लीज रेंटल का अमाउंट मिसिंग है तो हम अपने पास क्या करें? या एनी अदर फिगर अगर मिस है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, यह मैं आपके साथ बात करूंगा। मुझे बताइए, क्या मैं इसके अलावा आपसे लीज रिसीवेबल अकाउंट्स ये भी डिस्कस करूंगा? ये एक लोन रिसीवेबल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? लोन रिसीवेबल अकाउंट है। हम इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करेंगे कि ये लोन रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है, हम इसके बारे में ही बात करेंगे। एसेट का क्रेडिट करने पर मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। क्या यहां पर भी इंस्टीट्यूट आपसे फाइनेंस इनकम की कैलकुलेशन मांग सकता है? वो कह सकता है कैलकुलेट करके दिखाओ फाइनेंस इनकम। द आंसर इज यस। यहां पर भी इंस्टीट्यूट आपसे फाइनेंस इनकम मांग सकता है। फाइनेंस इनकम अगर आपसे मांगेगा तो जैसे हमने यहां पर यह चार्ट बनाया था, ऐसे ऐसे हम चार्ट बनाएंगे। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के हिसाब से ये काम करेंगे। ओके, अच्छा मैं आपके साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे एक बार बताओगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस थे? क्वेश्चन नंबर 8, 20 और 13, क्या ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीज के क्वेश्चन थे? हां। क्वेश्चन नंबर्स 1, 10, 18 और कौन सा क्वेश्चन था? 16 एंड 23। क्या ये लेजी के क्वेश्चन थे? ये आपके पास लेजी के क्वेश्चन थे। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, 14, 15, 11, 27 एंड 28, ये किसके क्वेश्चंस हैं? ये लेजर के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो मैंने आपको मोटा मोटा क्वेश्चंस ये बता दिए। इसके अलावा कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं? थ्योरी क्वेश्चन हमारे किसी भी चीज के हो सकते हैं। 4, 6, 7 4, 6, 7, 5, ठीक है। ये हमारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। अभी इस स्टैंडर्ड में और क्या बचता है? अभी इस स्टैंडर्ड में ऑपरेटिंग लीज बचती है। अभी ऑपरेटिंग लीज बचती है। ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17, 19, 24, फिर 9, 22, 26। ज्यादा नहीं है, एक जैसे हैं सारे क्वेश्चन। फिर एक और भी चीज मेरे पास बचेगी, वो है सेल एंड लीज बैक, जो हमारे पास जिसके क्वेश्चन नंबर हैं 3, 12, 21 और 25। ये आपका पूरा टॉपिक है। तो मुझे ये बताइए, जो ब्लू पेन से लिखा है ये मैंने आपके साथ अभी टच नहीं किया है। ओके, ब्लू पेन वाला मैंने टच नहीं किया है, और कुछ कुछ चीजें मैंने अपने पास यहां पर भी टच नहीं कर रखी हैं। ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब तैयार हैं? अब इसको मोहित 21A, अच्छा ठीक है, बच्चे ने कहा 21 नंबर यहां मत डालो, ऊपर डाल दो। वो एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है मोहित। ओके इतना ध्यान से तो हम नहीं काम करेंगे ना, कोई छोटा मोटा भी हो सकता है। छवि कह रहे हैं क्या यूजीआरवी नेगेटिव भी हो सकता है? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर वी विल बी यूजिंग द वर्ड ऑलवेज दिस, लाइक GRV plus UGRV. So there is a situation where these two may not become equal to residual value because of your reason. Okay, that can happen. But still हम अपने पास अपने आंसर्स को इस प्रकार से करेंगे।